हम तो सोने की क्वांटिटी और राजा की हैसियत की बात कर रहे हैं। सामने रखना चाहते हैं जी। राव बख्श जी का जो उत्तराधिकार में मिला हुआ राज्य था उसमें 5 परगने और 20-25 गांव थे जो 20-25 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत थे। अगर फसल अच्छी हो जाती थी तो एक उम्मीद की जाती थी कि उनको 1 लाख रुपए तक लाभ हो जाता था। जी जी जी। और इस आमदनी के आधार पर वो इतना बड़ा सोने का भंडार एकत्र कर पा रहे होंगे, ऐसा हमको यथार्थ में लगता है। दूसरे लेकिन एक दिन इस खुशहाल रियासत पर अंग्रेजों की नजर पड़ गई। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने राजा के यहाँ बक्सों में गुप्तचर को भेजा, लेकिन राजा को शक हो गया और राजा बख्श सिंह ने इसी मंदिर के पास उन अंग्रेज गुप्तचरों को जिंदा जलवा दिया। लेकिन इसकी खबर जैसे ही अंग्रेजों तक पहुंची, वो राजा की जान के दुश्मन बन गए और फिर शुरू हो गई राजा रावराम बख्श की रियासत को बर्बाद करने की साजिश। तारीख 24 मई 1858। ये तारीख राजा रावराम बख्श सिंह के जीवन में मनहूसियत लेकर आई। अंग्रेजों की सेना ने गंगा नदी के सहारे राजा पर हमला बोल दिया। राजा राव ने बड़े बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया। शुरुआती लड़ाई में राजा रावराम बख्श सिंह अंग्रेजों पर हावी रहे, लेकिन वक्त के साथ उनके पास गोला बारूद की कमी पड़ने लगी। हालात बिगड़ता देख उनके सिपह सालार बेनी माधव रणभूमि से भाग खड़े हो गए और राजा रावराम बख्श लड़ाई के मैदान में अंग्रेजों के सामने अकेले पड़ गए। तब राजा ने अपनी ससुराल में जाकर शरण ली और राजा रावराम बख्श के मैदान छोड़ते ही अंग्रेजों ने राजा की रियासत जमकर लूटपाट की। सोने का खजाना होने की बात की जा रही है, उनकी ऐसी हैसियत नहीं थी कि 1000 टन या 2500 टन सोना वहां हो सकता है। जी, हम इस तर्क से अपने सहमत हैं। देखिए, 24 मई को जब वहां पर 1858 में अंग्रेजों की सेना के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी, तो पहले तो वो हावी पड़ गए थे, लेकिन बाद में उनकी स्थिति थोड़ी उनके तोपों के खराब हो जाने की वजह से और गोला बारूद कम हो जाने की वजह से डगमगाने लगी। तो उनके साथ बेनी माधव जी थे और ये 2 लोग थे वहां पर लड़ाई करने वाले। दोनों रणभूमि छोड़कर भाग गए। यही वो जगह है जहां राजा रावराम बख्श सिंह को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। लेकिन राजा की मौत के बाद उनकी रियासत की आर्थिक हालत खराब हो गई। तब राजा की पत्नियों ने अंग्रेजों से अपने भरण पोषण के लिए 7 गांव वापस करने की मांग की। फांसी देने के बाद इनके ऊपर बड़ी आर्थिक संकट आया। ठीक है। और वो आर्थिक संकट इस स्तर तक आया कि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आपने हमारे पति की संपत्ति जब्त कर ली, लेकिन उनके जीवन काल में हमने फतेहपुर में 7 गांव खरीदे हैं जिसे आपने जब्त कर लिया है, तो वो 7 गांव की जमीन जो है हमें वापस कर दी जाए, जिससे हमारा भरण पोषण हो सके। यही वजह है कि कई जानकार संत शोभन सरकार के दावे पर सवाल भी उठाते हैं कि जब राजा की रियासत के हालात ठीक नहीं थे तो फिर उनके पास कहां से आया 1000 टन सोना। हालांकि किले में 1000 टन सोने का खजाना गड़े होने को लेकर कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि खजाना राजा की कमाई नहीं थी। इस खजाने को बिठूर के राजा बाजीराव पेशवा नाना साहब उन्हें सौंपा था ताकि ये खजाना अंग्रेजों के हाथ न लग पाए। राजा बाजीराव का सोना है जो बाजीराव का सोना जो दक्षिण भारत से आया था, केरल क्षेत्र से, कोयला खान वगैरह जहाँ है वहीं से सारा सोना आया था और वही सोना यहाँ सुरक्षित है। तो इसलिए इस पर शंका ना कोई करे, सोना है और पक्का है। ये मेरा कहने मतलब सपना किसको आए, जानकारी किसको हो वो अलग की बात है, लेकिन सोना यहाँ पर है, पक्का है, निश्चित है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस खजाने को 3 रातों में नावों में भरकर गंगा नदी के सहारे लाया गया था और फिर उस खजाने को किले में सुरक्षित ठिकाने पर रख दिया गया था। आखिर साधु शोभन सरकार के दावों में कितना दम? क्या साधु शोभन सरकार का सपना सच होगा? क्या वाकई किले में 1000 टन सोना गड़ा है? इन सवालों के जवाब महज चंद घंटों में सामने आ सकते हैं। और अगर साधु का सपना सच हुआ तो राजा रावराम बख्श के साथ डोंडिया खेड़ा के इस किले का इतिहास एक बार फिर से लिखा जाएगा। कुमार कुंदन, उन्नाव, न्यूज़ 24।